हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी बच्चों। मैं आपका अपना जेके सर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं जेई 2025 में मैथ की क्लास में। तो जो भी बच्चे आ चुके हैं एक बार बच्चों थम्स अप कर दीजिए, एक बार हाय हेलो कर दीजिए, जिससे कि मुझे आपकी प्रेजेंस यहाँ पे दिखाई दे। मुस्कान हेलो बेटा, हेलो जय श्री कृष्णा। रिया सिंह हेलो बेटा, गुड इवनिंग गुड इवनिंग, कैसे हैं। बाकी भी बच्चे जल्दी से आ जाइए। जेई 2025 की हम बात कर रहे हैं और इसमें बच्चा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात कर रहा था जिसका नाम है सारणिक। सारणिक जिसको हम डिटर्मिनेंट्स के नाम से जानते हैं। लेक्चर नंबर 5। और साथ ही साथ बच्चों मैं आपसे एक बात और पूछूंगा कि इससे लास्ट वाला लेक्चर जो हमारा हुआ था शायद उसमें आपकी वो लाइव क्लास नहीं हो पाई थी। मैंने क्लास यहाँ पे कंटिन्यूसली करी थी लेकिन बच्चों का मैसेज मेरे पास नहीं आया था, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट, ठीक है, सहखंडज के गुणधर्म। तो क्या वो क्लास आप तक पहुंच चुकी है, मिल चुकी है? क्योंकि एक दो बार नहीं, मैंने 3-4 बार बोल दिया था और शायद अभी तक आपके पास आ चुकी होगी वो क्लास। मेरे को बच्चों ने मैसेज भी किया था कि सर क्लास नहीं मिली, ठीक है। तो क्या बच्चों आपको लेक्चर नंबर 4 मिल चुका है? यस और नो? साहिल बेटा जल्दी से आ जाइए, पंकज जल्दी बताइए। और आज अगर वो चीज हो चुकी हो, अगर किसी को नहीं पता, अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो मैं बता देता हूं कि उसमें मैंने क्या क्या पढ़ाया था। लेकिन आज बच्चों में यहां पे आपको एक तो व्युत्क्रम आव्यूह पढ़ाऊंगा, व्युत्क्रम आव्यूह ए इनवर्स बताने वाला हूं बच्चा, और साथ ही साथ मैं आपको समीकरण निकाय पढ़ाने वाला हूं। समीकरण निकाय में बच्चों 2 नियम पढ़ाऊंगा जिसमें से क्रेमर नियम इंपॉर्टेंट है। तो आज बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं बच्चा, मजा आएगा। ये दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है बच्चा, ये दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कुछ बच्चे यहां पे कहेंगे कि सर ये वाला जो टॉपिक है समीकरण निकाय ये हट चुका है, सिलेबस से हट चुका है, लेकिन फिर भी बच्चों में ये पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, क्योंकि सिलेबस से हटने के बाद भी बच्चों यहां से क्वेश्चन आया था जेई 2024 में। इसीलिए मैं आपको ये चीज क्रेमर नियम आपको पढ़ाऊंगा और समीकरण निकाय के हल 2 प्रकार से निकालते हैं वो भी आज मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो हेलो बेटा मिस्टर साहिल, पंकज हेलो बेटा, गुड इवनिंग, कैसे हैं सभी? बढ़िया, मजे में हो? तो भाई जो मैंने कल आपको लेक्चर दिया था, लेक्चर नंबर 4, जो हमने यहां पे लेक्चर नंबर 4 में पढ़ा था, अगर आप में से बच्चों को पता हो तो, सहखंडज के गुणधर्म, ये भी बच्चा काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कहता हूं कि सारणिक में पढ़ना ही हो तो ये 2 चीजें पढ़ लेना, ठीक है। तो सभी बच्चों ने ये लेक्चर नंबर 4 कंप्लीट किया या नहीं किया, पहले तो मुझे ये बताओ। अगर किसी को ध्यान में नहीं आ रहा हो तो मैं लेके आया हूं इसको। ये हमारे आव्यूह के सहखंडज के गुणधर्म थे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों यहां पे गुणधर्म था कि अगर एक एडजॉइंट का सारणिक हम निकालते हैं तो उसको लिखते हैं सारणिक a की पावर n-1। अगर 2 एडजॉइंट का सारणिक निकालते हैं तो उसको लिखते हैं सारणिक a की पावर n-1 का स्क्वायर। अगर बच्चा यहां पे 3 एडजॉइंट होगी तो इसको लिखेंगे a की पावर n-1 का क्यूब। जितनी एडजॉइंट, फाइव मंथ बचा है सर, पंकज पता है यार बच्चा, 5 मंथ बचा है सर जी। 68% लेस 99 परसेंटाइल ला सकता हूं क्या सर एससी? मिस्टर साहिल बिल्कुल ला सकता है यार, मैंने पहले भी बोला है तुझे कि आराम से तेरे परसेंटाइल बढ़ सकते हैं, सिर्फ अपना ध्यान पूरा का पूरा फोकस पढ़ाई पे दो,
ठीक है, आज जाते जाते मुझे वैसे तुमने नंबर दे दिया था, ठीक है, अब मैं बात कर लूंगा बेटा तुमसे, ठीक है, मैं कुछ चीज़ों से फ्री हो चुका हूं, तो आप टेंशन मत करिए, ठीक है, आज बात कर लेंगे बेटा मिस्टर साहिल, आप टेंशन मत लो। मेरा मैसेज शो हो रहा है क्या सर आपको? हाँ बेटा हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो ये चीजें बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट थी, एक एडजॉइंट का सारणिक, तो सारणिक a की पावर n माइनस, तो ये चीजें आपको आ गई। अगर यहाँ पे m होता, एडजॉइंट 1 2 3 4 100 एडजॉइंट होती, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बच्चा कितनी एडजॉइंट ले लूं, एडजॉइंट एडजॉइंट और यहाँ पे ये एडजॉइंट, अब अगर मैं आपसे कहूं ये टोटल कितनी एडजॉइंट है, 100 एडजॉइंट है, तो a की पावर n माइनस 1 की पावर 100, ठीक है। सर अभी नहीं देखा, अभी देख लेंगे यार बेटा, इतना लापरवाही मत करिए, ठीक है, इतनी लापरवाही मत करिए। मुझे भी उस दिन आपकी अगर क्लास दिख नहीं रही थी या आप दिख नहीं रहे थे तो मेरे पास ऑप्शन था कि मैं क्लास को बंद करके चला जाऊं, लेकिन मैंने कहा नहीं, बच्चों का लॉस नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने पूरी क्लास को लाइव ही रिकॉर्ड किया उसी टाइम, और फिर मैंने कहा कि इसको अपलोड कर दीजिए कि बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए। लेकिन आप बेटा अगर खुद का नुकसान करना चाहते हो तो कर लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें थी यार वो। चलिए, ये बच्चों जैसे कि कुछ प्रॉपर्टी है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट था, मैंने बताया था, इसके ऊपर क्वेश्चन कराए थे, इस पे हमने बात की थी, एडजॉइंट ए बी बराबर एडजॉइंट ए बी इंटू एडजॉइंट ए होता है, ठीक है। ये कुछ और यहाँ पे गुणधर्म है जिसके बारे में मैंने बताया था। और फिर बेटा मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए थे, कुछ मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चंस करवाए थे इंपॉर्टेंट, अगर आपको पता हो तो, ठीक है, ये क्वेश्चन थे। तो इसमें बेटा किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, ये मैंने 3 क्वेश्चन करवाए थे इसके, ठीक है। यहां तक बच्चा, सर वो ब्लर आ रही है, मुस्कान कह रही है वीडियो कैसे देखे। यार बेटा ब्लर तो नहीं होगी यार, ब्लर तो नहीं होगी, जहां तक मुझे पता है कि वीडियो ऐसा कुछ नहीं है कि प्रॉब्लम करेगा, या हो सकता है कि आपने कितने वो क्या कहते हैं पिक्सल या उस पर देखते हैं, ठीक है, क्वालिटी के जो डिपेंड करता है, तो आपने किस पे देखी है वो एक बार आप जरूर देखना, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों में किसी को डाउट, या फिर बच्चे बोल रहे हैं कि सर आप तो दोबारा पढ़ा दो, दोबारा बताना है या फिर आगे चलें? एक बार चेक कर लेना बेटा मोबाइल की सेटिंग में कि क्वालिटी क्या देख रहे हो आप, HD देख रहे हो या क्या देख रहे हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्लियर हो गए सारे, जो भी हैं मिस्टर साहिल, पंकज, जितने भी बच्चे यहाँ पे हो, सभी बच्चों से एक ही रिक्वेस्ट है बेटा कि इस लेक्चर को देख लेना ध्यान से। अब हम बात कर रहे हैं बच्चा व्युत्क्रम आव्यूह की। व्युत्क्रम आव्यूह जिसको हम किस नाम से जानते हैं बच्चा, इनवर्स मैट्रिक्स। इनवर्स मैट्रिक्स से पहले बच्चों मैं आपको 2 चीजें पढ़ाऊंगा, एक तो यहां पे पढ़ाऊंगा अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह आपको पता है बच्चों अव्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है? सिंगुलर मैट्रिक्स वह आव्यूह जिसकी सारणिक का मान शून्य होता है, ठीक है। वह वर्ग आव्यूह बच्चों जहां पे जो सारणिक होती है, उस आव्यूह की सारणिक होती है, अगर वो शून्य दे तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चा, व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं। अव्युत्क्रमणीय ए अव्युत्क्रमणीय
ए अव्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा। यदि सारणिक ए बराबर क्या हो जाए बेटा, 0 हो जाए। जिसकी सारणिक ए का मान 0 होता है उसे हम अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं। उदाहरण बच्चों यहाँ पे बहुत ही सिंपल है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ए बराबर यहाँ पे 2, 4 और 1, 8। अब ये जो आव्यूह है, दी गई आव्यूह व्युत्क्रमणीय होगी। अगर मैं इस ए की बात करूं बच्चा, तो यहाँ पे सारणिक ए बराबर ये कितना हो गया, 2, 8, 1, 4। अगर इसको सोल्व करें तो यहाँ पे 2 गुणा 4 माइनस 8 गुणा 1 बराबर 0। अगर सारणिक ए का मान 0 आ जाए तो इसको हम क्या कहेंगे बच्चा, अव्युत्क्रमणीय। अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। ठीक है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए क्या हो जाए बच्चा, 0 हो जाए। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं बच्चों यहां पे व्युत्क्रमणीय आव्यूह। व्युत्क्रमणीय आव्यूह, व्युत्क्रमणीय आव्यूह जिसको हम किस नाम से जानते हैं बच्चों, वो नॉन सिंगुलर थी, वो सॉरी ये सिंगुलर थी, ये क्या होता है बच्चा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या होता है बच्चों, ये व्युत्क्रमणीय आव्यूह। वह वर्ग आव्यूह जिसकी सारणिक का मान अशून्य हो। सारणिक का मान अशून्य हो। ठीक है। ए आव्यूह व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा यदि सारणिक ए नॉट इक्वल टू 0। अगर सारणिक का मान 0 के इक्वल नहीं आता तो वो क्या बन जाता है बेटा, अव्युत्क्रमणीय। ठीक है। उदाहरण बच्चों यहां पे काफी सारे हैं, कोई सा भी यहां पे आप ले सकते हो, 2, 4, 5, 1। ठीक है। अगर मैं यहां पे सारणिक ए की बात करूं तो 2, 4, 5, 1 कितना हो गया बच्चा, ये 2 माइनस का 20 माइनस 18। तो इसको मैं क्या कहूंगा, व्युत्क्रमणीय आव्यूह। ठीक है। अब बच्चे कहेंगे सर व्युत्क्रम है लेकिन आप व्युत्क्रमणीय अव्युत्क्रमणीय पढ़ा रहे हो, क्या चक्कर है ये। तो सिंपल सी बात है बेटा, व्युत्क्रम आव्यूह तभी संभव होता है जब कोई आव्यूह व्युत्क्रमणीय होती है। ध्यान रखना बच्चों, कोई भी आव्यूह देखो, अगर मैं यहां पे व्युत्क्रम की बात करूं या फिर इनवर्स की बात करूं, इनवर्स मैट्रिक्स की बात करूं, तो इनवर्स मैट्रिक्स के लिए आपको यह पता होना चाहिए बेटा, ये पता होना चाहिए कि कोई भी आव्यूह है उसका व्युत्क्रम किसी भी वर्ग आव्यूह का, किसी भी वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम तभी संभव होगा जब वह
व्युत्क्रमणीय आव्यूह हो। ठीक है। अच्छा सर, अव्युत्क्रमणीय का व्युत्क्रम संभव नहीं होता? नहीं होता। ठीक है, अव्युत्क्रमणीय का व्युत्क्रम संभव नहीं होता। ठीक है, देखो यहां पे बच्चों एक चीज बताऊंगा, जब मैं किसी ए आव्यूह को, ये आपको पता हो या नहीं पता हो, मुझे नहीं पता इस बारे में, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, यदि ए वर्ग, यदि ए व्युत्क्रमणीय वर्ग आव्यूह है, तो एक चीज बच्चों यहां पे ध्यान देना, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, जब आप ए को एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करते हो बेटा, तब एक फिक्स चीज आती है हमेशा, पता है आपको? जब भी आप ए को एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको पता है एक फिक्स चीज आती है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू आई। ये एक प्रमेय है बेटा, और इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता हो तो मैं अभी प्रूफ करके दिखा दूंगा कि कैसा होता है बच्चा। तो एक किसी भी वर्ग आव्यूह को जब आप एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो हमेशा सारणिक a इंटू आई के बराबर आता है। अब बच्चों यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगर मैं a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है ना, सारणिक को मैं नीचे ले आया, बराबर ये कितना आ गया i। अब मैंने क्या किया बच्चा, दोबारा a को मैं इधर ले जाता हूं, तो i इंटू ए इनवर्स बराबर कितना हो गया बच्चा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। किसी भी आव्यूह को अगर मैं तत्समक आव्यूह से गुणा करता हूं तो मुझे वही आव्यूह मिलती है, तो यहां पे मिलेगा ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बन जाता है। ठीक है, और यहां पे बच्चों डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए की वैल्यू 0 नहीं होती, क्योंकि ये कौन सा आव्यूह है बेटा, व्युत्क्रमणीय आव्यूह। तो ये फॉर्मूला एक तो याद रखना बेटा, इनवर्स निकालने का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनवर्स निकालने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में बच्चों क्या हो जाता है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। ठीक है, इनवर्स का फॉर्मूला डायरेक्ट आप एडजॉइंट निकालो, डिटर्मिनेंट निकालो, आंसर ले लो। ठीक है, एक चीज बच्चों यहां पे मुझे बतानी है आपको, अच्छा सर ए को एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या सारणिक ए इंटू आई आता है? ठीक है बच्चे, ये पूछेंगे, तो इसका प्रूफ भी है बेटा। इसका प्रूफ देखो, यदि ए बराबर यहां पे मैं लिख दूं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, क्लियर है? ओके। अब यहां पे बच्चों अगर मैं आपसे बोलूं कि एडजॉइंट निकाल दो इसका, आपको पता है एडजॉइंट क्या होगा? यहां पे A11 का मैं लिख दूंगा A11, यहां पे हो जाएगा A12, यहां हो जाएगा A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। यहां पे ये AIJ क्या है बेटा? कोफैक्टर। ठीक है, कोफैक्टर। अगर मैं यहां पे A को एडजॉइंट 8 से मल्टीप्लाई करूं, अगर बच्चा मैं यहां पे A को एडजॉइंट A से मल्टीप्लाई करूं, A11, A12, A13,
A31, A32, A33। अगर बच्चा यहाँ पे इसके कोफैक्टर आ जाए A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है। क्या बच्चा इसका हम गुणा कर सकते हैं? अगर मैं जब इसका गुणा करता हूं, ध्यान से देखना बच्चों, कुछ चीजें यहां पे मुझे समझानी थी, इसलिए मैं यहां पे ये चीज लेके आया। पंक्ति और यहां पे क्या हो जाता है बेटा, स्तंभ। तो पंक्ति स्तंभ की बात करूंगा तो यहां पे A11 और यहां पे हो जाएगा A11, अगेन प्लस यहां पे A12, A12, A13 और A13, ठीक है। एक चीज बच्चा और ध्यान रखना, अगर किसी पंक्ति के मैं अवयव लूं और किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के कोफैक्टर से गुणा करूं, ठीक है ना, किसी पंक्ति और किसी अन्य उसके कोफैक्टर, जैसे यहां पे ये हो गया और इसके कोफैक्टर, तो इनका मान बच्चा 0 होता है, ध्यान रखना। अगर सेम हो, सेम पंक्ति और सेम मतलब अगर मैं यहां पे कहूं A11, A11, A12, A12, A13, A13, तो ये बेटा डिटर्मिनेंट्स ऑफ A के बराबर होता है। किसके बराबर हो जाता है? डिटर्मिनेंट्स ऑफ A के बराबर। यहां पे ये भी 0 आएगा, ये बेटा किसके बराबर आया? डिटर्मिनेंट से, ये 0 होगा, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ A होगा, यहाँ पे ये 0 होगा, ये 0, ये 0 और यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स ऑफ A। अगर आप किसी भी पंक्ति, जैसे मैं पंक्ति पहली ले रहा हूं और इसके कोफैक्टर ले रहा हूं, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं A11, A12, A12, A22, A13, A32, इसका मान बेटा 0 होगा, क्योंकि मैंने यहां पे पहली पंक्ति ली है और दूसरा क्या लिया है बेटा, यहां पे स्तंभ लिया है, वो भी कोफैक्टर, ठीक है। सही तो लिखा है बेटा, A है, एडजॉइंट है। अच्छा, ये उल्टा लिख दिया, ओके ओके। तो यहां पे बेटा ये A11 था, A12 हो गया, ये 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33। तो ये बात बेटा आपको समझ में आ गई। अब अगर मैं यहां पे बात करूं कि अच्छा A इंटू एडजॉइंट ऑफ A है, ठीक है, A इंटू क्या है? एडजॉइंट ऑफ A है। यहां पे मैं देखता हूं सारणिक A 0 0 आया, 0 सारणिक A और ये 0 आया, 0 0 और सारणिक A, तो सारणिक A को बाहर निकालूंगा और यहां पे क्या मिला? 1 0 0, 0 1 0, 0 0 1, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? सारणिक A इंटू आई। ये बेटा हैंस प्रूफ, ध्यान रखना। तो दो चीजें यार बच्चों मैंने आपको बताई, शायद आपके दिमाग में क्लियर हुई होगी ये चीजें, कि अगर किसी भी सारणिक किसी भी वर्ग आव्यूह में किसी पंक्ति के अवयवों को उनके संगत कोफैक्टर, उन्हीं के संगत कोफैक्टर से अगर गुणा किया जाए तो वो सारणिक के बराबर होता है। लेकिन अगर अन्य पंक्ति या अन्य स्तंभ के कोफैक्टर के साथ गुणा किया जाए संगत अवयवों को, तो बेटा वो 0 हो जाता है। क्या ये बात समझ में आई सभी को? ये चीज बच्चों यहां पे ध्यान रखना, कभी काम आ जाए तो ये मत बोलना कि सर आपने पढ़ाया नहीं, ठीक है। ये बेटा इतना तो पता होना चाहिए, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, ये
पंक्ति पहली है, उसी के कोफैक्टर है, तो इनके संगत अवयवों को अगर गुणा कर देंगे तो वो कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। सभी को क्लियर है, यस और नो? मिस्टर साहिल, पंकज बेटा, जो भी बच्चे हैं जल्दी से एक बार बता दो, तो आगे चले हम। तो इसका मतलब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज आई कि कभी भी इनवर्स निकालना हो तो इनवर्स का फॉर्मूला होता है बेटा एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। ठीक है, जहां डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, ये बात ध्यान रखना, जहां पे डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो यहां पे व्युत्क्रम आव्यूह सदैव व्युत्क्रमणीय आव्यूहों का संभव होता है। जो व्युत्क्रम आव्यूह होता है वो केवल और केवल व्युत्क्रमणीय आव्यूहों का संभव होता है। अव्युत्क्रमणीय आव्यूह अर्थात डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वल्स टू 0 का व्युत्क्रम संभव नहीं होता। ठीक है बच्चों, क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है, यस और नो? ठीक है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो एक क्वेश्चन है बेटा जेईई मेंस 2024 का, माना ए और 10 भी है, यदि बी आव्यूह ए का प्रतिलोम है। बी आव्यूह बच्चों क्या है, ए का प्रतिलोम, ये दिया हुआ है, तो हमें यहां पे किसका मान निकालना है, अल्फा का मान निकालना है। क्या हम अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं बच्चा? मुझे यहां पे आव्यूह बी आव्यूह है, ये दिया हुआ है, जो आव्यूह है यहां पे बी आव्यूह ए का प्रतिलोम है, तो मैंने कहा ए इनवर्स निकाल देता हूं बेटा। ए इनवर्स बराबर कितना हो जाएगा बच्चा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। तो सबसे पहले मैं किस पे चलता हूं बेटा, क्या निकालता हूं मैं यहां पे, ए इनवर्स निकालता हूं, जिससे कि मेरे पास बी आ जाएगा, बी का मान रख दूंगा, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां पे सारणिक ए की वैल्यू बच्चा सबसे पहले बताओ कितना होगा, ये 1 -1 और 1 2 1 -3 ए 1 1। जब तक बेटा मैं सारणिक का मान निकाल रहा हूं, आप एडजॉइंट का मान निकालो, मैं पूछूंगा आपसे, क्योंकि ठीक है ना, एडजॉइंट का मान निकालो। तो ये क्वेश्चंस अब आप कर लोगे। इनवर्स में फॉर्मूला होता है बच्चा एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। ठीक है, तो यहां पे ये 1 हो गया, 1 और 1 यहां पे +3, माइनस 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 का 1, अगेन यहां पे कितना हो जाएगा 2 और प्लस का 5 प्लस का 3। ठीक है, 2 और यहां पे कितना हो गया प्लस का 3 +1, 2 और माइनस का 1, तो यहां पे बच्चा ये कितना हो जाएगा, ये 4 प्लस का 5 और प्लस का 1, ये हो गया बेटा 10। सारणिक ए का मान निकाल दिया। अब एडजॉइंट का मान निकालेंगे बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। तो मुझे एडजॉइंट ऑफ ए आप बताइए, क्योंकि मुझे यहाँ पे ए पता है, ए कितना है बच्चा, यहाँ पे ए है 1 - 1 1 2 1 -3 1 1 1। तो यार एडजॉइंट का मतलब वही चीज है कि मुझे यहाँ पे फैक्टर कोफैक्टर A11 A12 और A13, A21 A22 A23 A31
A32 A33, ये करके मैं इसका क्या कर दूंगा बेटा, ट्रांसपोज कर दूंगा। तो जल्दी से बताइए बेटा क्या क्या मान आ रहा है जिससे कि मैं डायरेक्ट यहाँ पे पुट करूं। किसने किया? A11 कितना है 1, और यहाँ पे कितना हो गया प्लस का 3, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ये 4 है। ठीक है, चलिए इसके बाद बच्चों यहाँ पे मुझे पता है ये कितना आ जाएगा, मुझे मेन पता है अल्फा की वैल्यू निकालनी थी, तो आपको कहीं ना कहीं ये -5 होगा, ये 1 होगा। आ रहा है यहाँ पे। इसके बाद अगर मैं बात करूं 4 2 2 होगा, ये 0 होगा, इसका निकाल देता हूं। ठीक है, इसका यहां पे अगर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा -2। एक मिनट, एडजॉइंट है ना, इनवर्स ऑलरेडी यहां पे आ रहा है। चलिए एक बार देख लेते हैं निकाल के। तो -1 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे ये कितना हो गया, ये 1 2 हो गया 5। ठीक है, 2 और यहाँ पे ये हो जाएगा -1 है, -1 +1 हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव माइनस का यहाँ पे 5, ओके 1 है, 2 और यहाँ पे ये हो गया 1, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 1। ओके, इसका बेटा बाद में ट्रांसपोज ले लूँगा। चलिए 4 2 2 -5 0 और यहाँ पे आएगा -2 3। एक ये देख लेता हूँ 3 2 कितना है, 3 2 की बात करें तो ये -3 और माइनस का 2, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस है, तो यहाँ पे ये -3 माइनस का 2, तो यहाँ पे ये 5 हो गया। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा 4 -5 1, यहाँ पे आ गया 2 2 0 5 -2 एंड 3। ठीक है, अब अगर मैं इनवर्स की बात करूं बेटा, तो ए इनवर्स बराबर कितना था, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, तो ए इनवर्स बराबर 1/10 और यहाँ पे आ गया 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3। अब मुझे पता है कि ए इनवर्स किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। ठीक है, बी कितना आ चुका है बेटा 1/10, 4 -5 1 2 0 -2 2 5 3। अब बी आ गया है बच्चा मेरे पास, तो 10 इंटू बी की बात करूं तो 10 इंटू 1/10 और यहाँ पे ये कितना हो गया 4 2 2 -5 0 5 1 -2 एंड 3। 10 से 10 कैंसिल, तो 10 बी इक्वल्स टू 4 2 2। तो यहाँ पे बच्चा 10 बी और दिया है, 10 बी इक्वल्स टू 4 2 2 -5 0 अल्फा और 1 -2 3। तो तुलना करूँगा अगर बच्चा, तुलना से अल्फा की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। ये बेटा आपका आंसर। कितने बच्चों का आया, अल्फा की वैल्यू -1 आई, शिव बेटा। एक बच्चे ने निकाला 4 -5 1 2 0 -2। ठीक है, 2 5 3। हाँ यही आया बेटा, इसको अगर मैंने ट्रांसपोज किया तो 2 0 -2 2 5 3, यही तो है बेटा, सेम तो है। तो 5 की अल्फा की वैल्यू तो 5 आनी चाहिए। क्या मेरा गलत है या शिव का गलत है? क्या बच्चों समझ में आया ये चीज?
इन्वर्स मैंने निकाल दिया। इन्वर्स का फॉर्मूला काफ़ी आसान है, और ये इन्वर्स किसका है? बी का इन्वर्स है, क्योंकि बी का इन्वर्स क्या दे रखा है मुझे? ए दे रखा है। ठीक है, बी का इन्वर्स कौन है? ए है, तो बी बराबर क्या हो जाएगा? ए इन्वर्स। तो अल्फा की वैल्यू 5 बेटा सिंपल आ रहा है। पंकज क्लियर हुआ बेटा? मिस्टर साहिल ये क्लियर हुआ? 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि वहां पे मुझे 10 बी दे रहा है। यहाँ पे ध्यान रखना, मुझे बी नहीं दे रखा है, 10 बी दे रखा है। इसलिए मैंने जो मेरे पास इन्वर्स आया उसको मैंने किससे मल्टीप्लाई किया? बी को 10 से मल्टीप्लाई किया। चलें आगे। बी को 10 से मल्टीप्लाई किया तभी मैं तुलना कर सकता हूं, क्योंकि मुझे मान किसका दे रखा है बेटा? मुझे मान बी का नहीं, मुझे मान 10 बी का दे रखा है। तो इसलिए मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चों, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, और इन्वर्स से इसी मेथड से निकालते हैं, और कोई मेथड नहीं है। जो पहले वाला बताया, एक तो वो मेथड था आव्यूह में संक्रियाओं द्वारा। ठीक है, अच्छा आपका 2 आ रहा है, और किसी बच्चे का? और किसी बच्चे का कितना आ रहा है? 5 आ रहा है? या मैंने गलत किया? क्योंकि मैंने डायरेक्ट किया, निकाला नहीं, मैंने यहां से कंपैरिजन करके कर लिया। ठीक है, मुस्कान बेटा आपका आंसर नहीं आया। चलें आगे, जल्दी से बताइए, फिर नेक्स्ट करें। आ गया? यही आ रहा है बेटा? चलिए देख लीजिएगा बेटा, अगर कहीं पे गलती हुई हो, आपको सखंड निकालने में दिक्कत आई हो, ये हो सकता है, क्योंकि आपको पता है इन सभी के सखंड और चिन्ह के साथ होता है। ये होता है यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी ध्यान देना है कि बेटा हमें इनसे मतलब नहीं होता, इन माइनस प्लस से। हमें तो यहाँ पे जैसे कि ये 1 है, तो 1 और 1 1 हो गया, माइनस माइनस का 3, तो यहाँ पे डायरेक्ट 4 कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे ये -1 को नहीं देखना, आप तो 2 करो, 2 हो गया, प्लस का 3 हो गया, तो यहाँ पे माइनस का 5 हो जाएगा, खत्म। चलिए आपका सही है, ठीक है, ओके। अब बेटा समीकरण निकाय पढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या मैं बात करूं समीकरण निकाय के हल, समीकरण निकाय के हल, ये 2 तरीके से हम इसको सोल्व करते हैं। एक क्रैमर नियम जो कि इंपॉर्टेंट है, उसी से आपको क्वेश्चन करने हैं, और एक बेटा जो मैं आपको पहले बताऊंगा। ठीक है, एक क्रैमर नियम होता है, और दूसरा क्या होता है बच्चा? जो आपको बोर्ड्स वगैरह में आपने यूज किया होगा, या आपको पता होना चाहिए। सिंपल सी बात है बच्चों, समीकरण निकाय क्या होता है? एक से ज्यादा क्या हो जाए बच्चा? समीकरण हो जाए। a2x b2y c2z d2, a3x b3y c3z d3। ये पूरा का पूरा क्या होता है बेटा? समीकरण निकाय। ये क्या होता है बेटा? समीकरण निकाय। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब मेरे को यहां पे पता है कि मुझे अगर ये समीकरण निकाय दे रखा है, तो मेरे पास बेटा क्या है? मेरे पास फॉर्मूला वो वाला भी है, बच्चों वाला जो 9th क्लास में हम सोल्व करते थे। एक्स वाई जेड का मान निकालते हैं, यहां से एक्स वाई जेड का मान ही तो निकालते हैं यहाँ पे। वो आप समीकरण को हल करके भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको यहाँ पे 2 तरीके से बता रहा हूँ, आव्यूह और सारणिक के द्वारा। तो सबसे पहले बच्चा यहाँ पे माना, मैं यहाँ पे क्या कर लूंगा? ए मानूंगा जो इनके गुणांक के a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। ए मैंने मान लिया एक्स वाई जेड के गुणांक। एक्स बेटा मान लूंगा यहां पे क्या होगा? एक्स वाई जेड, ठीक है। इसके बाद बच्चों मैंने यहां पे बी मानूंगा d1 d2 d3। अगर मैं ए को x से गुणा करूं,
अगर मैं ए को x से गुणा करूं तो मेरे को ये b के बराबर मिलेगा बेटा। इसको मैंने इसकी तरह लिख दिया, ठीक है। यहां से बच्चा मुझे वैल्यू किसका निकालना है, x का मान निकालना है, ठीक है। x का मान निकालना है। क्या x की वैल्यू नहीं निकाल सकते हो आप? x की वैल्यू कैसे निकालोगे बेटा, x बराबर यहां पे लिखोगे a इनवर्स इंटू बी, ठीक है। ये a इनवर्स इंटू बी हो गया। अब यहां पे मैं लिख सकता हूं x बराबर एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ a इंटू में b। ये बच्चों आपका क्या होता है, और यहां पे डिटर्मिनेंट्स ऑफ a नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अगर ऐसा है तो समीकरण के अद्वितीय हल होंगे। क्या बच्चा ये क्लियर हुआ, समझ में आया कुछ, हाँ या ना? b इंटू ए इनवर्स कर दो या a इनवर्स इंटू बी कर दो, ठीक है ना, कोई बात नहीं, आप दोनों में कर सकते हो। तो इसका मतलब यहां से अगर मुझे समीकरण निकाय निकालना हो तो x बराबर क्या होता है बेटा, a इनवर्स इंटू बी। ये बात आपको समझ में आ गई। a क्या होता है बच्चों, एक्स वाई जेड के गुणांक का आव्यूह। a क्या होता है यहां पे, x y वह z के गुणांक का आव्यूह, ठीक है। इसका मुझे इनवर्स निकालना है, और यहां पे b क्या होता है, अचर पदों का आव्यूह, ठीक है। अचर पद का क्या हो जाता है, आव्यूह, जो d1 d2 d3 होता है। तो यहां पे बच्चों ये चीज हमने देखी, x बराबर क्या है, एडजॉइंट ऑफ a अपॉन में डिटर्मिनेंट्स ऑफ a इंटू में क्या है, यहां पे b है। अब यहां पे डिटर्मिनेंट्स ऑफ a का मान 0 नहीं होना चाहिए, ये बात तो सही है। लेकिन बच्चों यहां पे ये बात ध्यान रखना, यदि डिटर्मिनेंट्स ऑफ a इक्वल्स टू 0, अगर यहां पे डिटर्मिनेंट्स ऑफ a इक्वल्स टू 0 हो गया तो क्या होगा, बच्चा, तो यहां पे ध्यान रखना, इसमें ये फालतू की चीजें होती है, एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी। हम एडजॉइंट ऑफ a निकालते हैं, इंटू b निकालते हैं। अगर ये नॉट इक्वल्स टू 0 आया, डिटर्मिनेंट्स ऑफ a 0 हो गया, मतलब कि a इनवर्स तो निकल ही नहीं सकता, सॉरी मतलब यहां पे x नहीं निकल सकता, ठीक है। तो यहां पे बच्चा इसका क्या होता है, कोई हल नहीं। आप क्या बोलोगे, कोई हल नहीं, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ a इक्वल्स टू 0 आ जाए तो बोल दो कि नहीं इसका तो कोई हल नहीं निकलेगा, नहीं। आप यहां पे एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी निकाल के देखोगे, अगर वो 0 के इक्वल नहीं आएगा तो बोलोगे कोई हल नहीं। दूसरी बच्चों यहां पे कंडीशन होती है, एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी, ये भी बराबर 0 हुआ तो इस समीकरण के बच्चों या तो अनंत हल होंगे, इसके या तो अनंत हल या कोई हल नहीं, ठीक है। ये बेटा पहला आपका मेथड था कि आप क्या कर सकते हो, x बराबर क्या होता है, a इनवर्स। ध्यान रखिएगा बच्चा, अगर सारणिक a नॉट इक्वल्स टू 0 है तो समीकरण निकाय के अद्वितीय हल होंगे, ठीक है। समीकरण निकाय के अद्वितीय हल होंगे अगर यहां पे ये हो गया तो। समझ गए बच्चों, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। समीकरण निकाय क्या होगा, अद्वितीय होगा। क्लियर है, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। x बराबर a इनवर्स b, लेकिन हमें इससे निकालना ही नहीं है। जितने भी बच्चे हैं जो जेई की तैयारी कर रहे हैं वो इससे नहीं निकालेंगे, ठीक है ना, बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें बच्चे। एक चीज और ध्यान रखना बच्चों, एक होता है संगत निकाय।
संगत निकाय क्या होता है बच्चा? संगत निकाय क्या होता है? यदि समीकरण निकाय के अद्वितीय या अनंत हल हो, अर्थात कम से कम एक हल हो, तो समीकरण निकाय संगत होगा। और यहां पे बच्चा असंगत निकाय। कभी कभी आपसे ये भी पूछ लेगा, कभी कभी आपसे ये भी पूछ सकता है कि समीकरण निकाय कैसा है, संगत है या असंगत है। अब बच्चों को पता ही नहीं होता कि संगत और असंगत क्या होता है। ठीक है, यदि समीकरण निकाय में कोई हल नहीं हो तो उसे असंगत निकाय कहते हैं। ठीक है, असंगत निकाय कहते हैं, अनकंसिस्टेंट सिस्टम, असंगत निकाय कहते हैं। अगर बेटा एक भी हल है तो संगत निकाय होगा, वरना असंगत निकाय होगा। जैसे आपको पता है कि अगर दो लाइनें हैं, पैरेलल होती है तो उसके अनंत हल होते हैं। कट करती है, ये दो लाइनें हैं, ठीक है, दो लाइनें कट किया तो एक हल हुआ, या फिर ये दोनों लाइनें क्या होगी बेटा, पैरेलल होगी, तो ये दोनों निकाय क्या होता है बेटा, संगत होता है। इसमें अद्वितीय हल होता है और यहां पे क्या होता है, ध्यान रखिएगा बच्चा, यहां पे ये दोनों लाइनें क्या है, पैरेलल है। आपको येलो और वो दोनों दिख रही होगी। और एक क्या होता है बच्चों, यहां पे ये है, तो यहां पे इसके क्या होता है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, ये असंगत हो जाता है। ठीक है, असंगत निकाय। चलिए, ये छोटी छोटी चीजें आपको पता चल गया होगा। हाँ, यूनिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, एक तुच्छ भी होता है बेटा, तुच्छ वाला, तुच्छ हल, वो भी बताऊंगा। ठीक है, तुच्छ हल क्या होता है उसको मैं बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको यहां पे क्रेमर नियम बता रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। क्रेमर नियम आपको यहीं से क्वेश्चंस करने हैं, इसी मेथड से। अब देखो क्रेमर नियम क्या होता है बच्चा, आपको वही समीकरण निकाय दे रखा है, a1x b1y c1z बराबर d1, a2x b2y c2z बराबर d2, a3x b3y c3z बराबर d3। ठीक है, ये बेटा आपका क्या है, समीकरण निकाय है। अब यहां पे आपको पता है कुछ चीजें होंगी। यहां पे डेल्टा क्या होगा बेटा, डेल्टा क्या होता है बच्चा, यहां पे एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट गुणांक, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, ये होता है बेटा डेल्टा। डेल्टा का मतलब क्या होता है, एक्स वाई जेड का गुणांक। ठीक है, इसके बाद बच्चों डेल्टा वन बोलो या डेल्टा एक्स बोलो, बात बराबर है। एक्स के कोफिशिएंट को हटा दो और d1 d2 d3 वो लगा दो, एक्स के कोफिशिएंट को हटा दो और बाकी d1 d2 d3 लगा दो। यहां पे क्या हो जाएगा, b1 b2 b3 c1 c2 c3। ठीक है, डेल्टा 2 आ जाओ बेटा, डेल्टा 2 या डेल्टा वाई। वाई की बात करूं तो वाई वाले कोफिशिएंट हटा दो, वाई वाले कोफिशिएंट हटा के क्या कर दोगे, यहां पे अचर पद d1 d2 d3 और क्या हो जाएगा c1 c2 c3। ठीक है,
अब डेल्टा 3 की बात करते हैं। डेल्टा 3 क्या होगा बच्चा, यहाँ पे डेल्टा जेड भी बोल सकते हो, A1 A2 A3 B1 B2 B3 और यहाँ पे D1 D2 D3। तो यहाँ पे बच्चों अगर मैं बात करूंगा, जब आपने डेल्टा 1 निकाला तो आपने किसको चेंज किया, सिर्फ इसको, ठीक है ना, ये D1 D1 D2 D3 कर दिया। जब आपने डेल्टा 2 किया तो आपने बी वाई के कोफिशिएंट को हटाया, और जब डेल्टा 3 किया बेटा तो किसको हटाया आपने, डेल्टा 3 किया तो आपने यहां पे जेड के कोफिशिएंट को हटाया। क्या ये बात समझ में आई सभी बच्चों को? डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3, इसको डेल्टा एक्स भी बोल सकते हो, ठीक है, इसको डेल्टा एक्स बोल सकते हो, इसको डेल्टा वाई बोल सकते हो, इसको डेल्टा जेड बोल सकते हो, ठीक है, जो आपकी मर्जी। अब आपको पता है यहां पे मैं x की वैल्यू कैसे निकालूंगा, x बराबर मैं लिख दूंगा यहां पे डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, y बराबर क्या होगा बेटा, डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, और z बराबर क्या होगा बेटा, डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। तो इस तरीके से आप x y z की वैल्यू फाइंड करते हो, ठीक है, इस तरीके से आप क्या करते हो, x y z की वैल्यू फाइंड करते हो, डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा और डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा, ठीक है, क्लियर है? क्लियर है बच्चों, यस और नो? ये सब बच्चों को क्लियर होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने कोई खास चीज नहीं दिखाई। लेकिन इसके बाद की बच्चों को चीजें क्लियर नहीं होती, इसके बाद की चीजें बच्चों क्लियर नहीं होती है। कौन सी चीजें क्लियर नहीं होती, ये देखो, अब नोट लगा रहा हूं यहां पे, क्रेमर नियम में देखो, सबसे पहला बच्चों यहां पे मैंने यहां पे क्या बताया बेटा, x बराबर डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, y बराबर डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, z बराबर डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा होए। अब यहां पे बच्चों एक चीज ध्यान रखो, एक चीज यहां पे ध्यान देना कि अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा की वैल्यू 0 नहीं हो तो समीकरण निकाय संगत हो सकता है, संगति होगा। अब यहां पे पहली कंडीशन है डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, वह डेल्टा 1 डेल्टा 2 वह डेल्टा 3 में से कोई एक, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 में से कोई एक अशून्य हो तो समीकरण निकाय के अद्वितीय हल, तो समीकरण निकाय के अद्वितीय हल होंगे। सेकंड पॉइंट बच्चों, अब यहां पे डेल्टा तो नॉट इक्वल टू 0, बट डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3 ये 0 आ जाए, ठीक है। यहां पे बच्चा डेल्टा तो नॉट इक्वल टू 0, हर वाला तो 0 नहीं है, लेकिन ऊपर 0 हो जाए तो यहां पे पता है समीकरण निकाय के कैसे हल होंगे, ये समीकरण निकाय का तुच्छ हल होता है, तुच्छ हल, ठीक है। इसमें तुच्छ हल क्यों कहते हैं, क्योंकि x बराबर y बराबर z बराबर यहां पे 0 होता है बेटा। x y और z तीनों का मान क्या आता है बेटा, 0 आता है। इसको हम तुच्छ हल कहते हैं, निरर्थक हल कहते हैं, निरर्थक हल या ट्राइवल सॉल्यूशन भी कहते हैं, ट्राइवल सॉल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है, निरर्थक हल भी कहते हैं
और साथ ही साथ क्या कहते हैं बेटा, ट्राइवल सॉल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है तो हमेशा मुझे क्या मिलेगा, अद्वितीय हल। हमेशा क्या मिलेगा, अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन। अब वो चाहे तो तुच्छ मिले या फिर थोड़ा अच्छा मिले, ठीक है, जिसमें सब जीरो नहीं हो। सब जीरो हो जाते हैं तो वही तुच्छ कहलाएंगे। जैसे एक माँ बाप है, उनकी 3 संतानें हैं, तीनों संतानें क्या है, कुछ भी नहीं है, 0 0 0 है, तो वो क्या होंगे, उनके लिए निरर्थक या तुच्छ संतानें होंगी, जिन्होंने कुछ नहीं किया अपने माँ बाप के लिए। तीनों के तीनों 0 0 0 हो गए। तो अगर संतानें किसी काम की नहीं है तो उनको हम क्या कहते हैं, तुच्छ संतानें। सिंपल सी बात है ना, तो ध्यान रखना। अब यहां पे भी संतानें तो है, यहां पे भी 3 संतानें हैं, लेकिन तीनों 0 नहीं होगी। 2 संतानें 0 हो गई, एक बढ़िया निकल गई, माँ बाप तो ठीक है सेट हो गए, एक संतान की यहीं रह लेंगे, 2 ही तो खराब निकले हैं। लेकिन जब तीनों के तीनों ही खराब निकलते हैं, तीनों संतानें खराब निकलती है पेरेंट्स की, तो फिर उसके लिए वो क्या हो जाते, तुच्छ, निरर्थक हल। क्लियर हुआ बच्चा? ये तो तब है जब डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होगा। हर वाला अगर 0 नहीं है तो उसके अद्वितीय हल होंगे। ये बात तो दिमाग में बिठा लो बेटा, ये बात दिमाग में बिठा लो। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब मैं वापस चलता हूं। यदि डेल्टा इक्वल्स टू 0, अब बच्चों यहां पे क्या हो गया, हर में जो चीज थी वही 0 हो गई। हर में यहां पे जो चीज थी वो क्या हो गई, 0 हो गई। हर वाली चीज ये 0 हो गई। इस कंडीशन में यहां पे ध्यान रखना बच्चा, डेल्टा बराबर डेल्टा 1 बराबर डेल्टा 2 बराबर डेल्टा 3 बराबर सारे के सारे 0 हो जाए। अगर यहां पे सारे के सारे 0 हो जाते हैं तो समीकरण निकाय का बच्चों क्या होते हैं, अनंत हल। तो यहां पे समीकरण निकाय के अनंत हल। अगर मैं यहां पे कहूं कि यार डेल्टा बराबर 0 तथा डेल्टा 1, डेल्टा 2 या डेल्टा 3, इनमें से कोई एक अशून्य, इनमें से कोई एक अशून्य हो, ठीक है, अगर इनमें से कोई एक अशून्य हो तो समीकरण निकाय के कोई हल नहीं है। यहां पे बच्चा ध्यान रखना, समीकरण निकाय के कोई भी हल नहीं होंगे। तो ये बात सिंपल सी थी बच्चों, ये चीजें बहुत जरूरी है, ये दिमाग में बढ़ना बहुत जरूरी है। तुच्छ हल माइंड में आए, तुच्छ हल का मतलब क्या हो जाएगा, अद्वितीय तो होगा लेकिन एक्स वाई जेड 0 होंगे और डेल्टा भी 0 होगा, निरर्थक हल। लेकिन अद्वितीय हल है डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, इनमें से कोई एक 0 नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है बच्चों? अगर मैं बोलूं कि समीकरण निकाय के शून्य हल नहीं है, शून्य हल नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा हल है, तो उस पर पता है ये कंडीशन लग जाती है। अच्छा, शून्य हल नहीं है, उसके अलावा कोई भी हल हो सकते हैं, तो फिर ये वाली कंडीशन मत लगाना, ये वाली कंडीशन लगाना। अच्छा, शून्य के अलावा हल है। क्लियर हुआ बच्चों सभी को?
तो ये क्रेमर नियम था बेटा, जिसमें पहले तो डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 और डेल्टा के बारे में जानो, फिर एक्स वाई जेड निकालो और फिर कंडीशंस देखो। अगर ये चीज आती है तो बेटा आराम से आप क्वेश्चंस कर सकते हो, बड़े आराम से। एक होता है बेटा समघातीय समीकरण निकाय। अब इसकी अच्छी बात क्या है बेटा समघातीय समीकरण निकाय की? समघातीय समीकरण निकाय, इसकी अच्छी बात क्या है? इसकी अच्छी बात यह है कि यहां पे भी वही चीज होती है a1 b1y c1z, लेकिन यहां पे अचर पद 0 हो जाता है, d1 d2 d3 नहीं होता। तो a2x b2y c2z बराबर d2, a3x b3y c3z बराबर 0। यहां पे बेटा d1 d2 d3 होता ही नहीं है, बराबर 0, इसलिए इसको हम समीकरण समघाती कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम? समघाती कहते हैं। तो ये तो फिक्स है बच्चों। यहां पे समघातीय समीकरण निकाय में हमेशा ध्यान रखना डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3, इसका मान तो 0 होगा ही सही, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, यहां पे मैंने कह दिया कि भाई डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 तो क्या है? 0 है ही सही, ठीक है। अगर बच्चा डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है तो यहां पे क्या हो जाएगा? समीकरण निकाय का निरर्थक हल होगा, ये तुच्छ हल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा? तुच्छ हल या निरर्थक हल। क्लियर हुआ बच्चा? तुच्छ हल होगा या फिर निरर्थक हल होगा, क्योंकि यहां पे आप देखोगे जहां पे d1 d2 d3 आ रहा था, जहां जहां पे d1 d2 d3 आ रहा था, वो सारे 0 0 0 0 0 हो जाएंगे। इसलिए डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 क्या हो जाता है? यहां पे 0 हो जाता है। क्या बात समझ में आई बच्चों? चाहे तो आप निकाल के देख सकते हो, चाहे तो आप निकाल के देख सकते हो। हमें यहां पे सिर्फ और सिर्फ डेल्टा निकालना होता है, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, ठीक है ना। ये वैल्यू निकालनी होती है। अगर ये वैल्यू भी बच्चा 0 के बराबर आ जाए, अगर ये वैल्यू भी बेटा 0 के बराबर आ जाए तो समीकरण निकाय के क्या हो जाएंगे बच्चा? अनंत हल। क्या हो जाएंगे समीकरण निकाय के? अनंत हल, ठीक है। तो कभी अगर दे रखा हो समीकरण निकाय के अनंत हल है तो उस कंडीशन में आप इसको डायरेक्ट क्या कर सकते हो? 0 के बराबर कर सकते हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना बच्चा, समघातीय समीकरण जैसे डेल्टा 1 में कहूंगा, अब डेल्टा 1 क्या कहूंगा? a1 a2 a3 की जगह ये डालूंगा 0 0 0 d1, बाकी b1 b2 b3 c1 c2 c3, तो ये बराबर बेटा कितना होगा? 0 होगा। ये बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0 हो जाएगा। डेल्टा 2 निकालूंगा, वो भी 0 होगा, क्योंकि किसी समीकरण, किसी सारणिक में एक पंक्ति या एक स्तंभ के अवयव 0 हो तो उसका मान क्या होता है? 0 होता है, सभी अवयव उस पंक्ति के। अच्छा, शून्यतर, बच्चा यहां पे कंफ्यूज मत होना। शून्यतर का मतलब होता है बच्चा, शून्यतर का मतलब होता है 0 नहीं है, या मैं ये भी लिख सकता हूं अशून्य, ठीक है। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, बच्चा शून्यतर को समझता है 0, जबकि शून्यतर का मतलब होता है 0 के अलावा, ठीक है ना। शून्यतर का मतलब क्या होता है? 0 के अलावा, ठीक है। इतने मतलब बता दिए, घुमाने वाली बात है, सिर्फ परेशान करने वाली बात है। हाँ, 0 नहीं, वेरी गुड बेटा, नॉन 0। क्लियर है सभी बच्चों को? आई होप यार आपको ये चीजें आ गई हो समझ में,
ठीक है ना। ये सब चीज़ें मैंने जो बताई आपको, समीकरण, निकाय, व्युत्क्रम, सब चीज़ें क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे बच्चा अगर हम क्वेश्चंस की बात करें, जैसे जेई मेन 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है। रेखिक समीकरण निकाय का एक शून्यतर हल है। क्या है बेटा? शून्यतर हल। तो एक्स जेड बटे वाई स्क्वायर बराबर होगा। तो आपको वही चीज दे रखा है, शून्यतर मतलब शून्य नहीं है। अब शून्य नहीं है मतलब कि यहां पे आपको पता है कि x y और z बराबर क्या होता है बेटा? 0 होता है, ठीक है। डेल्टा यहां पे क्या होता है? 0 होना चाहिए। अगर मैं आपसे बात करूं तो मैंने बताया था समघातीय समीकरण के लिए निकाय के लिए क्या होता है बेटा? डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 बराबर 0। ये तो होगा ही सही। और शून्य हल नहीं है तो यहां पे अनंत हल होंगे। अनंत हल के लिए बेटा डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब डेल्टा बराबर 0 होगा तो डेल्टा की वैल्यू क्या होगी? यहां पे 1 के 3 और 3 के -2, 2 4 और माइनस का 3 बराबर 0। तो यहां से बेटा k का मान कितना होगा? k की वैल्यू आप निकाल सकते हो, बड़े आराम से निकाल सकते हो यार। k का मान 1 हो गया, -3k प्लस का 8, माइनस के माइनस का 9 प्लस का 4, ठीक है, प्लस 3 12 प्लस का 2k इक्वल्स टू 0, -3k प्लस का 8 प्लस 9k माइनस 4k, 3 2 36 प्लस का 6k। तो यहाँ पे 9k और 6k 15 15 और यहाँ पे -4, तो ये हो गया 11 11 और साथ ही साथ यहाँ पे माइनस का 3 तो 9k और यहाँ पे 36। चलिए इसको सोल्व। तो आई थिंक बेटा k की वैल्यू 11 आ गई। किसी ने भी सोल्व नहीं किया अभी तक? क्या कर रहे हो यार तुम, क्या कर रहे हो? k की वैल्यू नहीं निकाली अभी तक। 9k 6k -4k 3k, तो यहाँ पे -4 -3 माइनस का 7, माइनस का 7 और प्लस का 6, ठीक है, माइनस का 8k हो जाएगा प्लस का 8k, ठीक है। 9 6 15 और 15 में से 7 गए तो 8k। अब यहाँ पे 36 36 और 8 36 और कुछ यहाँ पे होगा, हाँ 44। कहीं पे कुछ हुआ है क्या? 1k 3 3k -2 2 4 माइनस का 3, ठीक है, ये भी सही है। k की वैल्यू यहाँ से निकाल दो तो ये 36 हो गया। यहाँ पे सोल्व कर देंगे तो ये -k, अगर डायरेक्ट ही कर लेता तो ज़्यादा बेटर था। चलिए k की वैल्यू बच्चा यहाँ से कितनी आ गई? यही आ रही है, कुछ और आ रही है या कुछ चेंजेस हुई है? वैल्यू 11 आ रही है यहाँ से, पक्का 11 आ रही है? ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये माइनस हो गया 4k, प्लस का 3 हो गया, ये हो जाएगा यहाँ पे 12 और माइनस का 2k। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 3 की तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3 इंटू ये 4 और माइनस का 2k, ठीक है, तो यहाँ पे ये -6k हो जाएगा। तो अब यहाँ पे माइनस का 6k माइनस का 4k और माइनस का 10k और 13, ठीक।
चलिए एक बार इसको दोबारा से कर लेते हैं कि क्या हमने सारणिक सही की है। वैसे बच्चों का आंसर आ चुका है, k की वैल्यू 11 ही आएगी बच्चा। एक बार देख लेते हैं। थोड़ा मुझे प्रिंटिंग में भी प्रॉब्लम लगती है कभी कभी। माइनस का कितना हो गया यहाँ पे 3k, ठीक है। प्लस का ये कितना हो गया 8। चलिए माइनस का k ये हो गया माइनस का 9 प्लस का 4। अगेन यहाँ पे प्लस का 3 हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 माइनस का 2k इक्वल्स टू 0। चलिए माइनस 3k प्लस का 8 माइनस k, और यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस का 5 प्लस 36 माइनस का 6k इक्वल्स टू 0। माइनस 3k माइनस प्लस 5k और माइनस 6k। 8 प्लस यहाँ पे हो जाएगा ये 44 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे 6 और ये 9 यहाँ पे कितना हो गया ये 4k माइनस का प्लस 44। तो यहाँ पे बेटा k इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हो गया 11, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चा 11 आ चुका है। हाँ बिल्कुल बेटा, ये चीज़ है 11 हो जाएगा, ठीक है। 16 हो गया, k की वैल्यू 11 हो गई। अब मुझे यहाँ पे बोला गया है कि शून्य नहीं है। शून्य नहीं है के लिए क्या होगा बेटा, डेल्टा यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ढंग से, x प्लस 11y प्लस 3z इक्वल्स टू 0। 3x 11y माइनस का 2z इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसके बाद 2x प्लस 4y माइनस 3z बराबर 0। अब यार बच्चों हमें कुछ भी नहीं करना, इसको x को y के पदों में, ठीक है, और z को y के पदों में, बस यहाँ पे ले आइए। अगर आप यहाँ पे x और z को y के पदों में ले आते हो, x की जगह मान रख दिया, z की जगह मान रख दिया, ठीक है। कैसे लाओगे बेटा, 3 समीकरण है 3 वेरिएबल से, आराम से सोल्व हो जाएंगे। क्या मैं इन दोनों को सोल्व करके यहाँ पे x को z के पदों में ले सकता हूँ? देखो x प्लस 11y प्लस 3z इक्वल्स टू 0। 3x प्लस 11y प्लस माइनस 2z इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे एक है 2x प्लस 4y माइनस 3z इक्वल्स टू 0। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखना, इक्वेशन 1 को माइनस करूंगा 2 से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का 2x। 11 से ये कैंसल, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 5z इक्वल्स टू 0। तो 2x बराबर हो गया बेटा 5z, x बराबर हो जाएगा 5z अपॉन 2, ठीक है। अब एक तो बेटा आप यहां पे x को z के रूप में ले आए, ओके। क्या y को z के रूप में ले आए? अगर कर दो तो अच्छा है, z से z कट जाएगा, ठीक है। y z के रूप में कब आएगा? जब यहां पे आप इसको सोल्व करोगे। अगर यहां पे मैं फर्स्ट और थर्ड लूंगा तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, फिर x यहां पे y के टर्म्स में आ जाएगा। यहां पे अगेन यहां पे क्या हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि यहां पे क्या हो जाए, y और z आ जाए, x से x कट जाए। तो आप फर्स्ट और थर्ड ले लो। जैसे कि मैं यहां पे फर्स्ट में क्या करूं, फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करके, फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दूं थर्ड के साथ, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2x से 2x कैंसल, 22y में बच्चा 4y गया, तो यहां पे क्या हो गया, ये 18y। 22y में 4y गया तो ये 18y। 3z था, 3z में अगर 2 से 6z, 6z माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस का 9z
इक्वल्स टू 0। तो अगेन बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू -9z अपॉन में 18, और इसको सोल्व करोगे तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 1/2z माइनस का। अब आप y की जगह और x की जगह मान रख दो, ठीक है। तो यहाँ पे xz अपॉन y स्क्वायर, तो यहाँ पे बच्चा जब आप इसको सोल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी है 5z अपॉन 2, और यहाँ पे ये z रहा, y की वैल्यू कितनी है -1/2z, इसका स्क्वायर। यही आएगा बेटा 9z आएगा, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पे 18 और यहाँ पे 9 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 × 2 और प्लस का माइनस किया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 5/2 z स्क्वायर और 1/4 z स्क्वायर, z स्क्वायर से z स्क्वायर कैंसिल, 2 यहाँ पे, ये आंसर आ गया बेटा 10। आंसर यहाँ पे 10 होगा। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया दिया। मिस्टर साहिल आपका भी आंसर आ जाना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चनों की बेटा कल प्रैक्टिस करेंगे। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं था, ये तो बहुत आसान था। शून्यतर दे रखा था, तो शून्यतर का मतलब शून्य नहीं होना चाहिए, और समघातीय और दे रखा है, तो मैंने कहा इसमें तो क्या करना है, मुझे 0 कर देना है सिर्फ, खत्म, ठीक है। शिव का भी आ गया, बहुत बढ़िया। तो ठीक है बच्चों, क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। आज 1 घंटे 20 मिनट की क्लास खिंच गई, बहुत लंबी क्लास हुई है। तो मिलते हैं फिर से अगेन नेक्स्ट क्लास में। जब तक डीएसए को कंप्लीट करिए, क्वेश्चन सोल्व करिए, और कोई भी दिक्कत हो तो बेटा मुझसे पूछिए, ठीक है बच्चा। साहिल आपको भी अगर कोई दिक्कत हो, नंबर है मेरे को, अभी मैं आपको बात कर लूँगा, ठीक है, या मॉर्निंग में आपसे बात कर लूँगा, ठीक है। हाँ, लेकिन आप कर लोगे, इतना मुझे भरोसा है, बस पढ़ाई पे ध्यान दो। चलिए ओके बच्चों, बाय बाय।